नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 26। हम यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। 25 एमसीक्यूज़ हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। जो लास्ट पार्ट था इस वीडियो का, पार्ट 1, उसमें हमने देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 26। ड्यू टू द राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी डैश इज कॉज्ड। तो राइबोफ्लेविन ये एक तरीके का विटामिन है, इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज कॉज होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पैलेग्रा, बी मेंटल डिटेरियोरेशन, सी सिलोसिस, डी डर्मेटाइटिस। तो इनमें से राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज कॉज होता है? राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी की वजह से सिलोसिस ये डिसीज कॉज होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलोसिस। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 27। विटामिन B6 डिफिशियंसी में ऑकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विथ। तो ट्यूबरकुलोसिस की जब थेरेपी शुरू होती है तो कौन से ड्रग के साथ जब ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी की जाती है उस टाइम पे विटामिन B6 की डिफिशियंसी ऑकर होती है। मतलब ऐसा एक ड्रग है जो ड्रग लेने की वजह से विटामिन B6 की डिफिशियंसी ऑकर होती है हमारी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी करते समय। तो ऐसा कौन सा ड्रग है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए आइसोनियाजिड, बी रिफाम्पासिन, सी सल्फा ड्रग्स, डी थैम्बिटॉल। तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से विटामिन B6 की डिफिशियंसी ऑकर होती है? तो जो आइसोनियाजिड है, जब हम ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी करते हैं आइसोनियाजिड के साथ, उस टाइम पे हमारी बॉडी में विटामिन B6 की डिफिशियंसी ऑकर होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोनियाजिड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 28। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन डैश इज यूज। तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, उसके डिटर्मिनेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए निनहाइड्रिन रिएजेंट, बी बायूरेट रिएजेंट, सी मिलॉन्स रिएजेंट, डी सैंगर रिएजेंट। तो इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए? तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सैंगर रिएजेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंगर रिएजेंट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 29। फोलिक एसिड कंटेन। फोलिक एसिड क्या कंटेन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए टेरिडीन, बी पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, सी ग्लूटामाइन एसिड, डी ऑल ऑफ दिस। तो फोलिक एसिड में इनमें से क्या क्या होता है? फोलिक एसिड में टेरिडीन होता है, पी अमाइनो मतलब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट रहता है, ग्लूटामाइन एसिड भी प्रेजेंट रहता है। तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 30। द मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन A1 कंटेन। विटामिन A1 के मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बीटा कैरोटीन रिंग, बी बीटा लैक्टोन रिंग, सी नैप्थेलिन रिंग, डी अल्फा लैक्टोन रिंग। तो इनमें से विटामिन A1 के मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट रहता है? विटामिन A1 के मॉलिक्यूल में कैरोटीन रिंग प्रेजेंट रहती है, बीटा कैरोटीन रिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बीटा कैरोटीन रिंग। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 31। द डिफिशियंसी ऑफ फोलेट कॉज। अगर फोलेट की डिफिशियंसी हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर्निशियस एनीमिया, बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सी मैक्रोलाइटिक एनीमिया, डी हीमोलाइटिक एनीमिया। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर कॉज होता है फोलेट की डिफिशियंसी की वजह से? तो फोलेट की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कीटो अल्डोपेयर्स, बी एनोमर्स, सी इपीमर्स, डी स्टेरियो आइसोमर्स। तो इनमें से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं? ये एनोमर्स है, एक दूसरे के एनोमर्स है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोमर्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इपीमेरिक पेयर। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से इपीमेरिक पेयर कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बी लैक्टोज एंड माल्टोज, सी गैलेक्टोज एंड मैनोज, डी
ग्लूकोज एंड मैनोज। तो इनमें से इपिमेरिक पेयर कौन सी है? ग्लूकोज एंड मैनोज की ये इपिमेरिक पेयर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज एंड मैनोज। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 34, compounds that have the same structural formula but different spatial configuration are called। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है पर उनका जो स्पैटियल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इपीमर्स, बी एनोमर्स, सी स्टेरियो आइसोमर्स, सी स्टेरियो आइसोमेरिज्म, डी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इनमें से क्या कहा जाता है ऐसे कंपाउंड्स को जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है पर उनका स्पैटियल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है? तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35, कोरी साइकिल इज। कोरी साइकिल ये क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रीयूज ऑफ ग्लूकोज, बी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सी अपटेक ऑफ ग्लूकोज, डी बोथ ए एंड बी। तो कोरी साइकिल में क्या होता है? रीयूज होता है ग्लूकोज का, सिंथेसिस भी होता है ग्लूकोज का, दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 36, फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एन इसेंशियल कंपोनेंट इज। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लीवर में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए यूटीपी, बी जीटीपी, सी GLU1, डी लैक्टिक एसिड। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है? तो जो यूरिडिल ट्राइफॉस्फेट होता है वो इसेंशियल कंपोनेंट होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यूटीपी। यूटीपी मतलब यूरिडिल ट्राइफॉस्फेट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37, इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट। तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से सारे हार्मोन्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं एक को छोड़ के। तो वो एक हार्मोन कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ग्लूकागॉन, बी ACTH, सी वैसोप्रेसिन, डी इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता? तो ग्लूकागॉन ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ACTH ये भी इन्वॉल्व होता है, इंसुलिन भी इन्वॉल्व होता है, बाकी रहता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वैसोप्रेसिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38, फिनिल एलानिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ। फिनिल एलानिन ये किसका प्रिकर्सर है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हिस्टामिन, बी डोपामिन, सी टायरोसिन, डी टायरोक्सिन। तो इनमें से फिनिल एलानिन ये किसका प्रिकर्सर है? तो फिनिल एलानिन ये टायरोसिन का प्रिकर्सर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, टायरोसिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन स्पेशल ग्रुप पायरोलिडिन। तो ऑप्शंस में हमें कुछ अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें स्पेशल ग्रुप पायरोलिडिन ये स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट रहता है? तो ऐसा अमाइनो एसिड कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पायरोलिन, बी टायरोसिन, सी ट्रिप्टोफैन, डी फिनिल एलानिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा वो ग्रुप है, अमाइनो एसिड है जिसमें पायरोलिडिन प्रेजेंट रहता है? तो ऐसा जो अमाइनो एसिड है वो है प्रोलिन। प्रोलिन में पायरोलिडिन ये स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पायरोलिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 40, इनवर्ट शुगर इज। इनवर्ट शुगर ये कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गैलेक्टोज, बी मैनोज, सी फ्रुक्टोज, डी हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ शुगर। तो इनवर्ट शुगर क्या होती है? इनवर्ट शुगर ये एक तरीके का हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होता है शुगर का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ शुगर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41, जनरली ऑल प्रोटीन कंटेन। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मोर देन 50 अमाइनो एसिड, बी डिफरेंट अमाइनो एसिड लेस देन 50, सी ओनली फ्यू अमाइनो एसिड, डी 300 अमाइनो एसिड ऑकरिंग इन नेचर। तो जनरली जो ऑल प्रोटीन्स होते हैं उनमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं? मोर देन 50 अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 50 अमाइनो एसिड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 42, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, A3 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड, B2 अमाइनो 3 मिथिल ब्यूटानोइक एसिड, C2 अमाइनो 3 थायोब्यूटानोइक एसिड, D
2 अमाइनो 3 मरकैप्टोप्रोपेनोइक एसिड। तो इनमें से सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है? 2 अमाइनो 3 मरकैप्टोप्रोपेनोइक एसिड, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अमाइनो 3 मरकैप्टोप्रोपेनोइक एसिड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 43, at isoelectric pH a mixture of amino acid in solution would be predominantly। तो isoelectric pH पे जो मिक्सचर होता है अमाइनो एसिड का वो प्रीडोमिनेंटली होता है। तो वो मिक्सचर किसका होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ज्विटर आयन, बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सी हाइड्रोफिलिक, डी पॉजिटिव एंड मोनोवैलेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, ये क्या होते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली होते हैं अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन वुड बी प्रीडोमिनेंट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे। तो ये जो होते हैं ये ज्विटर आयंस होते थे। यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्विटर आयंस। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 44, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीज इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस ये कौन से कंडीशन में इंक्रीज होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, A if insulin level is increased, B if glucagon level is increased, C if non-epinephrine level is increased, D if glucose level is increased। तो किस कंडीशन में ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो होता है वो इंक्रीज होता है? तो हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की लेवल बढ़ गई तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इफ इंसुलिन लेवल इज इंक्रीज्ड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 45, अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान कुड बी कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ। तो जो ट्रिप्टोफान होता है वो प्रिकर्सर कंसिडर किया जाता है किसका? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मेल्टोनिन, बी थायराइड हार्मोन, सी मेथियोनिन, बी फिनिलेफ्रिन। तो इनमें से ट्रिप्टोफान ये किसका प्रिकर्सर है? तो ट्रिप्टोफान ये मेल्टोनिन का प्रिकर्सर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मेल्टोनिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 46, डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड। ऑप्शन दिए गए हैं, ए कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, बी मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड, सी हैव नो रोल इन मेटाबॉलिज्म, डी मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी डिसीज स्टेट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आप देखिए, डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं हमारी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी देखिए, मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड। तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 47, वैन ग्रिक्स डिसीज ऑकर्स बिकॉज ऑफ। वैन ग्रिक डिसीज ये ऑकर होता है किसकी वजह से? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज, बी ग्लूकागॉन लेवल इज डिक्रीज, सी ग्लाइकोजन accumulates in hepatocytes and renal cells, डी लैक्टिक एसिड लेवल इज इंक्रीज। तो वैन ग्रिक डिसीज ये किसकी वजह से होता है? हमारे हेपेटोसाइट और रेनल सेल्स में ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये डिसीज ऑकर होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन accumulates in hepatocytes and renal cells। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 48, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कॉज कौन से हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए वोमिटिंग, बी डायरिया, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इनमें से डिहाइड्रेशन के कॉज कौन से हैं? वोमिटिंग एंड डायरिया। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 49, क्रेब साइकिल इज नोन एज एम्फीबोलिक बिकॉज। क्रेब साइकिल को एम्फीबोलिक भी कहा जाता है क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कैटाबोलिक इन नेचर, बी एनाबोलिक इन नेचर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो क्रेब साइकिल को एम्फीबोलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक होती है नेचर में, इसीलिए इसको एम्फीबोलिक साइकिल कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड बी, कैटाबोलिक इन नेचर और एनाबोलिक इन नेचर दोनों होती है क्रेब साइकिल, इसलिए इसको एम्फीबोलिक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 50, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मीन्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इट इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, बी सम ऑफ द एंजाइम्स विच पॉजेज मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, सी possessing specific site to catalyze different reaction in a sequence, D enzymes made up of apoenzyme and coenzyme। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? मतलब एक कोई भी एंजाइम होता है वो ऐसी साइट पे जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ऐसी साइट पे जाके अटैच होता है जिस पर अगर वो जाके अटैच होगा तो उस कंडीशन में
एक साथ एक ही सीक्वेंस में अलग-अलग रिएक्शन ऑकर होगी, अलग-अलग रिएक्शन जो है वो कैटालाइज्ड होगी। तो ऐसी स्पेसिफिक साइट पे जाके अटैच होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स को मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग स्पेसिफिक साइट टू कैटालाइज डिफरेंट रिएक्शन इन अ सीक्वेंस। तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज हो गए बायोकेमिस्ट्री के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।